नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 22 फरवरी 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इस एडिटोरियल पेज पे तो दो आर्टिकल्स हैं, एक तो यूक्रेन डिलेमा और इधर आप देख सकते हो फ्लैश पॉइंट यूक्रेन। दोनों आर्टिकल्स को एक साथ हम डिस्कस करेंगे। पहला ये लेंगे, फिर बाद में ये कि यूक्रेन में क्या सिचुएशन है। सेकेंड आर्टिकल में जानेंगे कि इंडिया का क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि एक डिलेमा बना हुआ है, दुविधा। और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी इंडिया ने बहुत बार ऐसे सिचुएशन का सामना किया है। तो जानेंगे मुद्दों को, दोनों को मिला करके। तीसरा आर्टिकल है वर्क ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें इंडिया यूएस रिलेशन के लिए फ्यूचर जो पॉइंट है वो बताए जा रहे हैं कि कैसे ट्रेड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है दोनों कंट्रीज़ को और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाने में। रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। और लास्ट जो आर्टिकल है सेफर इंडिया, इसमें पॉलिटिकल जो इश्यूज़ है ना इंडियन पॉलिटिक्स के, वो तो देखो हम एक्सक्लूड करेंगे। हम टू द पॉइंट बात करेंगे कि आज हमारे देश में कितना क्या सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, उनको टैकल करने में सक्षम है करंट सरकार की अगर बात करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, 3-4 आर्टिकल से इनको सभी को। तो फर्स्ट आर्टिकल है फ्लैश पॉइंट यूक्रेन। इसमें हम जान रहे हैं कि यूक्रेन में अभी सिचुएशन क्या है। ठीक है, अपडेट है बेसिकली यूक्रेन क्राइसिस में। देखो, अभी अगर देखें तो यूक्रेन में अभी ऑनगोइंग जो क्राइसिस है, जिसमें ये है कि यूएस और रशिया दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। दोनों के बीच में एक होता है ना कि जो शब्दों का जो युद्ध है वो तो लगातार चल ही रहा है, जिसमें यूएस तो लगातार ये कह रहा है कि रशिया 1.5 लाख के लगभग सोल्जर्स को डिप्लॉय कर चुका है यूक्रेन के साथ में, जो बॉर्डर शेयर होती है उसके साथ में। और रशिया ये कहता है कि हम विड्रॉ कर रहे हैं, आप टेंशन मत लो। जबकि कल की न्यूज़ क्या थी कि रशिया और बेलारूस ने मिलकर के मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया यूक्रेन की बॉर्डर्स के आसपास में। तो मुद्दा क्या है कि एक तो दोनों के बीच की राइवलरी, दूसरी चीज़ कि रशिया ने अपनी तरफ से जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं जो यूक्रेन में रहते हैं उस वाले रीजन में सेपरेटिस्ट ग्रुप को और ज़्यादा मोबिलाइज करना शुरू कर दिया है, उनको सपोर्ट देना शुरू कर दिया है। और यहाँ तक की न्यूज़ निकल के आ रही है कि कुछ जो यूक्रेनियन ट्रूप्स हैं उन्होंने अटैक कर दिया उन सेपरेटिस्ट इंडिविजुअल्स पे। और साथ में रशिया का ये भी कहना है कि यूक्रेन की तरफ से फायर हुई है और हमारे जो बेसिस थे, ठीक है, उन बेसिस पे अटैक हुआ और हमारे 4-5 सोल्जर्स की डेथ हुई है। तो इस तरीके से एस्केलेशंस बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो ऐसे में दोनेत्स्क, ठीक है, वो एक सिटी है, दो सिटीज़ है वहाँ की, एक दोनेत्स्क एक है लुगान्स्क। ये दोनों की दोनों ईस्ट यूक्रेन में सिटी है। और यहाँ पर जो रशियन सेपरेटिस्ट हैं डॉनबेस में, वो क्या कर रहे हैं कि अपने आप को एक रिपब्लिक की तरह उन्होंने बोल दिया है कि हम एक अलग से कंट्री बन चुके हैं। अब मुद्दा क्या आ गया कि ये जो सेपरेटिस्ट हैं इनकी लीडरशिप में जो लीडर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर हम दोनेत्स्क के लीडर की बात करें तो ये है डेनिस पुशिलिन। तो इन्होंने ये कह दिया कि भाई हम जो है अपने आप को रिपब्लिक मानते हैं, हम हमारी फैमिलीज़ को, हमारे बच्चों को, हमारी पत्नियों को, हमारी माताओं को डिफेंड करने के लिए अगर हमें हथियार उठाना पड़े तो हम हथियार उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये क्राइसिस जो है ना यूक्रेन की डोमेस्टिक इश्यूज़ का, जिसमें रशिया का हाथ सीधा है, ये ज़्यादा क्राइसिस को एस्केलेट कर रहा है। बॉर्डर इश्यूज़ की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। इसके आगे देखें तो रशिया की तरफ से एक सिग्नल दिया गया है। वैसे तो व्लादिमीर पुतिन को वहाँ की जो पार्लियामेंट है, रशियन पार्लियामेंट है, उसने कह भी दिया कि क्यों ना हम रिकॉग्नाइज कर लें इन सेल्फ प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक्स को। कौन सी? दोनेत्स्क और लुगान्स्क। बोला इन दोनों को हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, हमारी टेंशन क्या है। बट आपको पता होनी चाहिए कि 2014-15 में मिन्स्क अकॉर्ड हुए थे, जिसमें कीव दैट मीन्स यूक्रेन, मॉस्को दैट मीन्स रशिया, दोनों के बीच में एंगेजमेंट थी, जिसमें ये फाइनलाइज हुआ था कि सीज फायर होगा। दैट मीन्स दोनों एक दूसरे के ऊपर गोली बारूद से अटैक नहीं करेंगे। बट वही चीज़ है कि मिन्स्क अकॉर्ड जो है वो बहुत दूर की बात अब नज़र आती है, क्योंकि अभी जिस तरीके की सिचुएशन बन रही है ना, वो सिचुएशन कुछ ऐसी है जिसको यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने, बोरिस जॉनसन जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उनका सीधा स्टेटमेंट ये है कि भाई आज के टाइम पे जो सिचुएशन अभी बनी हुई है यूरोप में, वो 1945 के बाद में पहली सिचुएशन है जिसमें इतना ज़्यादा एस्केलेशन है, इतनी ज़्यादा टेंशन है। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इतना ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ी है। ठीक है, अब देखो रशिया इन्वेड करने के लिए तैयार है, ये बात कही जा रही है वॉशिंगटन के द्वारा। इसके अलावा दोनों साइड्स की अगर बात करें, जिसमें एक तरफ तो वेस्ट और एक तरफ रशिया, दोनों कहीं पर भी टेम्परेचर को डाउन होने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। मतलब मैटर कहीं पे भी सॉर्ट आउट हो, ऐसा हो ही नहीं रहा है।
अब एक तरफ तो यूक्रेन के लिए खुद की जो सॉवरेनिटी है उसको मेंटेन करने की बात करें तो उसके लिए यूक्रेन को कौन कॉन्फिडेंस दिला रहा है, यूएसए और नेटो। जबकि दूसरी तरफ मॉस्को इस चीज को लेकर कंसर्न है कि भाई यहां पर अगर यूक्रेन में यूएस और नेटो फोर्सेस अगर डिप्लॉय होनी शुरू हो गई तो उस केस में फिर रशिया जो है वो अपने आप को इनसिक्योर फील करेगा। तो रशिया इस चीज को लेकर के अपनी मिलिट्री को एक्सपेंड कर रहा है यूक्रेन की तरफ। और एक जो टेंडेंसी है एक्सपेंशनिस्ट की, जिसमें क्रीमिया ऑलरेडी हड़प चुका है 2014 में, और अभी कुछ और टेंडेंसी है डॉनबेस को, इनको रिपब्लिक को, इनको इंडिपेंडेंट करवाना, जिससे कि एक बफर स्टेट क्रिएट किया जा सके वेस्ट के अगेंस्ट में। तो ये सिचुएशन वहां पर अभी निकल के आ रही है। पर कुछ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस पे भी काम किया जा रहा है, जिसमें संडे को यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोल्दमिर जेलेंस्की, ठीक है, उन्होंने सीज फायर बोला कि हम अब अटैक नहीं करेंगे इमीडिएट टर्म्स पे, तो उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया। दूसरी तरफ डी एस्केलेशन के लिए पुश किए जा रहे हैं सेंट्रल यूरोप में, जिसमें मेन रोल प्ले किया जा रहा है फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो, जिनके द्वारा ये एफर्ट्स लगाया जा रहा है कि कैसे भी करके यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन, उनके बीच में एक मीटिंग करवा दी जाए, समिट करवा दी जाए। क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर ये एस्केलेशंस बढ़ते हैं तो ये बहुत बड़े लेवल का वॉर अगर एक अच्छे लेवल पे कन्वर्ट हो जाता है ना, तो यूरोप जो है वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। कोई भी रीजन अगर देखें तो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं रहता है कि हाँ भाई वहाँ पर अटैक और वहाँ के लोग बर्बाद हों, राइट। तो ऐसे में यूएस स्टेट सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन और रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लेवरोव, उनके बीच में थर्सडे को अभी मीटिंग होगी, ठीक है। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या आउटकम होता है। वो जहाँ तक है ये समिट का आउटकम कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही निकलना चाहिए, क्योंकि रीजनल पीस ही ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अगर कोई भी वर्ल्ड का एक भी क्षेत्र विशेष अगर अस्थायी है, अस्थिर है, तो वो पूरी दुनिया की शांति के लिए नुकसान की बात है। तो ये तो भाई स्टेटस चल रहा है। अब आगे नेक्स्ट आर्टिकल में हम देखते हैं इंडिया का क्या स्टैंड है। आर्टिकल का टाइटल है द यूक्रेन डिलेमा। आर्टिकल के टाइटल से ही समझ में आ रहा है यूक्रेन को लेकर के जो दुविधा है उसको। तो आर्टिकल लिखा है सी राजा मोहन जी ने। इनका ये कहना है कि देखो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बहुत लगाए जा रहे हैं यूक्रेनियन टेंशन को रिड्यूस करने के लिए, और उसमें दिल्ली भी अपनी तरफ से कैसे भी करके कोशिशें कर रहा है कि कैसे भी करके चिंता ना बढ़े, क्योंकि हमारे भी बहुत ज़्यादा स्टेक्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। अगर हम सेंट्रल यूरोप की बात करें तो दिल्ली जो है वो इस रीजन को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि रशिया और वेस्ट दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत नुकसान है। क्यों? क्योंकि रशिया के साथ में हमारी रिलेशनशिप बहुत पुरानी है। डिफेंस इक्विपमेंट्स या डिफेंस जो भी हम आर्मामेंट्स हम इंपोर्ट करते हैं उसका बहुत बड़ा मोर देन 60% हमारा इंपोर्ट जो डिफेंस से रिलेटेड है वो रशिया से होता है। वेस्ट के साथ में हमारी कोलैबोरेशन अब लगातार बढ़ रही है, और चाइना जैसा चैलेंज को कंट्रोल करने के लिए दोनों का लड़ाई ना करना ही हमारे हित में रहेगा। तो इस केस को अगर देखा जाए ना, तो ये जो यूक्रेन में टेंशन है ना, हम इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अब देखो बात ऐसी है कि क्राइसिस को डिफ्यूज करने के लिए यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन सॉरी 1 सेकेंड, और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इमैनुअल मैक्रों की ब्रोकरशिप के बेसिस पे दोनों की मीडिएशन कर रहे हैं कि कैसे भी करके वो मैटर को सॉर्ट आउट किया जाए। अब देखो बात ऐसी है कि रशिया जो है वो कहीं पर भी नहीं चाहता कि वेस्टर्न जो इन्फ्लुएंस है ना वो रशियन बॉर्डर्स तक पहुंचे। ये चीज़ आपको पता है अच्छे से। दूसरी तरफ रशिया वेस्ट है वो ये चीज़ सोच करके कंसर्न है कि जिस तरीके से यूक्रेन में अपनी प्रेजेंस रशिया अपने सेपरेटिस्ट ग्रुप के थ्रू या अपनी जो एग्रेसिव पॉलिसीज़ के बेसिस पे रशिया अपने को एक्सपेंड कर रहा है खुद को वेस्ट की तरफ, तो बोला वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इन दोनों सिचुएशन को लेकर के कहीं ना कहीं मुद्दा जो है कॉम्प्लेक्स हो रहा है। अब देखो बात ऐसी है, कल हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें यूरोपियन यूनियन के द्वारा फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें मोर देन 30 कंट्रीज़ के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें यूरोपियन यूनियन के जो अलग अलग कंट्रीज है जिनको अभी यूरोपियन यूनियन का प्रिसाइड करने वाला जो कंट्री है दैट इज़ फ्रांस। तो फ्रांस के जो हमारे एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्हीं के द्वारा वो आर्टिकल लिखा हुआ था कल वाला, जिसमें उन्होंने बोला था कि यूरोपियन यूनियन में जो मीटिंग होगी ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इंडो पैसिफिक रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये ही टाइम है जब अपनी इंडिया जो एक जियोपॉलिटिकल कैलकुलस है, जियोपॉलिटिकल जो स्ट्रेटजी है उस पर फोकस कर सकता है, उसके ऊपर अपने स्टेटमेंट दे सकता है। अब देखो यूक्रेन में
टेम्परेचर राइज करने में पुतिन ने तो कोई कमी छोड़ नहीं पुतिन तो बिल्कुल भी कोई कमी छोड़ नहीं रहे हैं। पर वही चीज़ है कि इंडिया जल्दबाजी नहीं करना चाहता है रशिया को किसी भी मुद्दे पर क्रिटिसाइज करने से, क्योंकि हमारे लिए जो टेंशन है दैट इज चाइना, और चाइना को काउंटर करने के लिए रशिया का बहुत बड़ा प्रेशर होता है। तो इस केस में रशिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस केस में हम चाइना को इग्नोर ना करें, इसके लिए हम रशिया को भी सीधा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। और दूसरी और भी रिलेशनशिप है, और भी अपने अपने कंसर्न्स होते हैं हर एक कंट्री के। फिर बात आ जाती है कि यूएस और नेटो जिस तरीके से अपनी सिचुएशन या अपनी पकड़ जो है वो सेंट्रल यूरोप में बनाना चाह रहे हैं, वो रशिया के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, जो ऑलरेडी हमें पता है। तो ऐसे में पुतिन है वो जियोपॉलिटिकल गैम्बल खेल रहे हैं अपनी तरफ से, तो कि भाई कैसे भी करके एक तो डरा धमका करके एक एफर्ट लगाया जाए जिससे कि वेस्ट अपनी तरफ से एफर्ट्स ना लगाए जिस यूक्रेन में अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो अब देखो व्लादिमीर लेनिन का जो कॉन्सेप्ट था ना, ऑलमोस्ट उसी कॉन्सेप्ट पे अभी व्लादिमीर पुतिन चल रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या था जिसमें क्लॉजविट्ज में उन्होंने अपनी तरफ से कहा था, वो ये वॉर इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स। दैट मीन्स जब कभी भी आपको पॉलिटिक्स खेलनी हो तो युद्ध के बारे में बात करते रहो, आपकी बात सुन ली जाएगी। ये बात व्लादिमीर लेनिन ने कही, और उसी चीज़ को पुतिन भी अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अलावा अगर देखें हाई लेवल कॉन्वर्सेशंस बहुत हो रही हैं वेस्टर्न लीडर्स के बीच में, पुतिन के बीच में, कि कैसे भी करके डी एस्केलेशन हो, ये लड़ाई की टेंशन थोड़ी रिड्यूस हो। और साथ में जो क्लैशेस हो रहे हैं यूक्रेनियन सिक्योरिटी फोर्सेस और रशिया के द्वारा जो सपोर्ट किया जाने वाला ईस्टर्न यूक्रेनियन सिटीज़ में, जहाँ पर वो अपने आप को रिपब्लिक्स तक डिक्लेयर कर चुके हैं। ठीक है, तो रिबेलियंस को सपोर्ट देना, तो यूक्रेन की जो इंटरनल इश्यूज है ना, वो भी यूक्रेन के लिए सरदर्दी बन रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन हमारे लिए क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम कैसे डील करेंगे इस पूरे केस को। ठीक है, तो यूक्रेन जो है ना, यहाँ पर वॉर की सिचुएशन लगातार बढ़ती चली जा रही है, इस चीज़ को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। पर हमारे सामने चैलेंज है कि कैसे हम डिप्लोमेटिक बैलेंस क्रिएट करेंगे, क्योंकि एक तरफ तो हम जो है रशिया को बिल्कुल पब्लिकली कह सकते हैं ना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, दूसरी तरफ यूक्रेन की सॉवरेनिटी है उसको भी डिफेंड करना चाहते हैं। इसका मतलब कि रशिया के इंटरेस्ट हैं उनको भी हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, जबकि यूक्रेन ऐसा कंट्री जहां पर सॉवरेनिटी डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो वहां पर जहां पर वहां के लोगों के हाथ में डिसीजन होने चाहिए उनके खुद के, जैसे कि इंडिया खुद को अपने प्रीएम्बल के बेसिस पे बोलता है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलमली कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू SSSR, राइट, सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो सोवरन वर्ड, तो वो सोवरन हम खुद को बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली हम किसी दूसरे कंट्री की सॉवरेनिटी को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। तो मुद्दा क्या है कि रशिया की जो अप्रोच है सेंट्रल यूरोप में, वो इंडिया को हमेशा से कहीं ना कहीं क्वेश्चन के मार्क में या एक दुविधा में फंसा के रख देता है। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था जब सोवियत यूनियन ने हंगरी को इन्वेड किया था 1956 में। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था जब चेकोस्लोवाकिया, जो कि आज के टाइम पे चेक रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है, वहां पर 1968 में, तो इंडिया उस टाइम पर भी इसी तरीके की डिप्लोमेटिक हर्डल में फंस चुका था। बोला ऐसा ही कुछ सिनेरियो अभी बन रहा है। अब अगर सेंट्रल यूरोप में इंडिया एक प्रैक्टिकल अप्रोच बनाए, तो उस प्रैक्टिकल अप्रोच में क्या निकल के आ रहा है हमारी आइडियोलॉजी और हमारी अप्रोचेस के बेसिस पे, कि हम मॉस्को को तो ऑफेंड कर नहीं सकते क्योंकि वो एक हमारा इंपॉर्टेंट पार्टनर है, पर दूसरी तरफ पुतिन की जो डॉक्ट्रिन है, जिस डॉक्ट्रिन के ऊपर पुतिन अभी काम कर रहे हैं, दैट इज लिमिटेड सॉवरेनिटी, वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। कारण कि हमारी खुद के प्रिंसिपल हैं भाई सॉवरेन रहने के, तो हम किसी दूसरे कंट्री की लिमिटेड सॉवरेनिटी को कैसे प्रमोट करवा सकते हैं। गांधी जी की वही बात कि अगर भाई आप अपने मन में ही किसी के लिए द्वेष लेकर के चल रहे हो, तो किसी के वही बात है कि गांधी जी वाला कॉन्सेप्ट कि भाई आप किसी के साथ में बुरा हो रहा है और आप खुश हो रहे हो, अरे वाह बहुत बढ़िया, इसके साथ तो बुरा ही होना चाहिए, मेरा दुश्मन है, जबकि एथिकली अगर देखा जाए तो वो चीज़ गलत है। तो उस केस में आपको वहां पर डिफेंड करने की जरूरत होती है कि किसी के साथ में एथिकली गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी ने गलत किया उसको पनिशमेंट मिले दैट्स ओके, पर किसी के साथ में एथिकली गलत हो रहा है वो चीज़ गलत है। क्यों? क्योंकि कल को न
वही बात है कि एक कहावत कही जाती है कि बेटा अगर अपने पड़ोसी को मार कर के आया, माँ कहे यार वाह बेटा बहुत बढ़िया काम किया, तो एक दिन माँ के या बाप के भी अगर वो बेटा थप्पड़ मारेगा ना, तो उस दिन का वो दिन कोई दूर नहीं रहने वाला है। तो मुद्दा क्या रहा है कि लिमिटेड सॉवरेनिटी का जो डॉक्ट्रिन है पुतिन का, उस लिमिटेड सॉवरेनिटी के डॉक्ट्रिन को हम नहीं प्रमोट कर सकते। क्यों? आज रशिया को अगर इस बारे में सपोर्ट करते हैं तो आज तो चलो यूक्रेन को वो मात दे देगा, कल को ना धीरे धीरे एक्सपेंड करते करते इंडिया की बॉर्डर्स तक पहुंच गए तो। और इस चीज को ही चाइना कहीं ना कहीं इम्पोज करना चाहता है। कहाँ पे? हांगकांग पे भी इम्पोज करना चाहता है। आप देखो इधर ताइवान पे भी इसी तरीके से चाइना करना चाह रहा है। तो इस प्रिंसिपल को हम सपोर्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, राइट। तो ऐसे में डिलेमा आया कि नहीं, एक तरफ मॉस्को का सिचुएशन, एक तरफ हम हमारे प्रिंसिपल्स की बात करें। तो ये मुद्दा जो है वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। देखो जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था ना, तो उस टाइम पर मिखाइल गोर्बाचेव और उनके बाद में बोरिस येल्त्सिन, इन दोनों ने तो अपनी ये जो डॉक्ट्रिन चल रही थी ना, कौन सी, लिमिटेड सॉवरेनिटी वाली, उस डॉक्ट्रिन को बिल्कुल छोड़ दिया था। बोला कि एकदम आराम से फ्री रहो सारे कंट्रीज अपने हिसाब से, क्योंकि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन के बाद में टोटल 15 कंट्रीज थे जिनमें यूएसएसआर की लेगेसी कंटिन्यू की है रशिया ने। बाकी बचे हुए जो 14 कंट्रीज है ना, उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपनी प्रोग्रेस को इंश्योर करने की एफर्ट्स लगाई। कारण क्या था कि सोवियत ब्लॉक था जो यूएसएसआर था। सोवियत ब्लॉक में क्या था कि भाई सोशलिस्टिक पैटर्न पे चलने वाले जो भी कंट्रीज हैं उनको रशियन डोमिनेंस को एक्सेप्ट करना था, और इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन में भी थे जो सोवियत यूनियन के जो मेंबर्स थे। तो इस केस में जब ये चीज क्लियर हो गई थी कि हाँ जी इस तरीके की डोमिनेंस के बेसिस पे हम ना तो वेस्ट के साथ में कंपीट करेंगे, कोल्ड वॉर एरा था वो भाई, ठीक है। तो इस केस में यहां पर जो लिमिटेड सॉवरेनिटी वाला कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी रशियन प्रेसिडेंट्स ने, जो पुतिन से पहले के 2 प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस चीज को छोड़ दिया था। अब इस डॉक्ट्रिन पे रशिया फिर से आ रहा है। पुतिन जो है इस डॉक्ट्रिन को रीस्टोर करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो मुद्दा क्या है यहां पर कि रशिया का जो डिमांड है कि यूक्रेन में जियोपॉलिटिकल अपनी एक कह सकते हैं ना, यूक्रेन जो है वो रशिया के हिसाब से काम करे। और दूसरी तरफ इसी चीज को लेकर के रशिया चाहता है कि सेंट्रल यूरोप में कोई भी सिक्योरिटी पॉलिसी हो ना, तो उस पर रशिया का वीटो चले। इट मींस कि रशिया की पकड़ फिर से बने, ये चाह रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। अब देखो 1956 में जब हंगरी में इन्वेड किया था ना सोवियत यूनियन ने, तब जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम पर एंग्लो फ्रेंच अटेम्प्ट जो कि सुएज कैनाल को सीज करने की बात की गई थी, मतलब इंग्लिश और फ्रेंच इन्होंने मिलकर के सुएज कैनाल, सुएज क्राइसिस आया था 1950s के टाइम पे, 1956 के आसपास में, तो उस टाइम पर ट्रेड को रोकने की कोशिश की थी। अब सुएज कैनाल आपको पता है कि शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड करता है यूरोप और एशिया के बीच में ट्रेड की अगर बात करें, वाटरवेज की अगर बात करें, तो उसको सीज करने की, पकड़ने, अपने मतलब बंद करने की बात की थी कि भाई यहां पर तो हमारी पकड़ है, ठीक है। तो एंग्लो फ्रेंच अटेम्प्ट जो था ना, इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम पे। पर उसी के जस्ट उलट अगर देखें तो हंगरी में यूएसएसआर ने इन्वेड कर दिया था 1956 में। उस चीज को लेकर के हम रहे शांत। इस चीज को लेकर के नेहरू जी की ये जो अनसर्टेनिटी थी ना, या कह सकते हैं ना जो हिपोक्रेसी है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस में जो हिपोक्रेसी की बोलना क्या करना क्या डिलेमा एक तरीके का, वो एग्जैक्टली रेप्लिकेट हुआ, एकदम ओपन अप होकर के बाहर निकला, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पर मुद्दा क्या था कि कश्मीर इश्यू पे हमें अगर कोई सपोर्ट करता था ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वो था केवल और केवल रशिया। तो इस तरीके से हमने हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी देखी कि हम कैसे हमारी डोमेस्टिक इश्यूज़ को इंटीग्रेट कर सकते हैं। वैसे देखो हमेशा ध्यान रखना है हमें कि फॉरेन पॉलिसी में इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स तो हैं ही, बाकी डोमेस्टिक इश्यूज़ क्या हैं उनका भी बहुत असर पड़ता है। ये 1956 की बात है, गरम गरम मुद्दा था, पाकिस्तान ने टेक कर ही लिया था, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो अभी है उनके पास में, जो हमारा इंटीग्रल पार्ट है। तो इस तरीके से ये डिप्लोमेटिक डबल स्टैंडर्ड है ना, ये एक मुद्दा पहले आ गया। फिर आ जाओ चेकोस्लोवाकिया को अटैक किया गया यूएसएसआर के द्वारा 1968 में। एग्जैक्टली ऐसा ही कोई सिचुएशन आया था, क्योंकि एक तरफ तो यूएसएसआर और दूसरी तरफ ये वो टाइम था जब यूएसए ने वियतनाम में इन्वेजन कर रखा था ऑलरेडी, ठीक है। तो यूएसए के इस
अटैक को हमने क्रिटिसाइज किया कि आप कैसे यूनिलैटरली किसी एक कंट्री में आप अटैक कर सकते हो, जबकि दूसरी तरफ यूएसएसआर ने जब अटैक किया ना चेकोस्लोवाकिया को, तो हमने उसमें कोई कमेंट नहीं किया, कोई हमारा स्टैंड नहीं था। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सिचुएशन ऐसी थी जहां पर जियोपॉलिटिकल हिपोक्रेसी है ना, वो निकल के आती है कि हम नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अलग अलग स्टेटमेंट, अलग अलग कदम उठाते हैं। और एग्जैक्टली वही चीज अभी बन रही है कि रशिया यूक्रेन में इन्वेड करने के लिए रेडी है, पर हम रशिया को क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि चाइना हमारे लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज है, और चाइना को अगर काउंटर करना है तो हम रशिया को नाराज नहीं कर सकते। तो ऐसे में देखो, टाइम आ गया है। अगर इस टाइम पे वॉर आउटब्रेक होता है, लड़ाई शुरू होती है, तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? देखो, हमें ज़रूरत है, वैसे तो दिल्ली अपनी तरफ से कोशिश कर भी रहा है कि एक इंटरनेशनल कोalition बनाई जाए चाइना के अगेंस्ट में। कारण कि चाइना जो है वो अपने आसपास के जितने भी कंट्रीज है ना, एशियन नेबर्स हैं, उनकी टेरिटरी में अपनी खुद की पकड़ बनाना चाह रहा है। चाहे फिर हम ईस्ट चाइना सी की बात करें, साउथ चाइना सी की बात करें, ईस्टर्न लद्दाख की बात करें, ये कुछ ऐसे रीजन है जहां पर चाइना अपनी एग्रेशन दिखा रहा है। तो इंडिया वैसे अपना कोalition क्रिएट कर रहा है। तो मुद्दा अब क्या है कि अब इंडिया किसी भी केस में अगर तहे दिल से पूछा जाए तो इंडिया बिल्कुल नहीं चाहता कि यहां पर जो लड़ाई है ना सेंट्रल यूरोप या ईस्टर्न यूरोप में, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसके आगे देखें, क्योंकि इस तरीके के डिप्लोमेटिक क्राइसिस जब आते हैं तो इंडिया बहुत ही ज्यादा कॉर्नर पे लग जाता है। एकदम कहते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा सिचुएशन एग्रेवेट हो जाती है, हम संभालने में हमारे लिए मुश्किलें हो जाती हैं। तो ऐसे में हमें सोच समझ करके हमारी पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए कि कैसे हम सेंट्रल यूरोप में हमारी जियोपॉलिटिकल प्रेजेंस है उसको कह सकते हैं ना कि हाँ एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उसके लिए 5 इंपॉर्टेंट रिव्यू पॉइंट्स बता रहे हैं राइटर। नंबर 1 कि रशिया देखो इस सेंट्रल यूरोप में अपनी खुद की प्रेजेंस को और अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, रशिया इसीलिए अपनी अग्रेशन दिखा रहा है। पर दूसरी तरफ अगर देखें, जो वॉर्सो पैक्ट साइन हुआ था ना, किसको, नेटो को काउंटर करने के लिए यूएसएसआर के टाइम पे, कोल्ड वॉर के टाइम पे, उसके जो कंट्रीज है फॉर एग्जांपल पोलैंड, चेक रिपब्लिक, हंगरी, रोमेनिया, ये कंट्रीज आज के टाइम पे बिल्कुल भी रशिया के फेवर में नहीं है। इसका मतलब यह है कि यूक्रेन के साथ में ये बाकी और कंट्रीज जो कि वॉर्सो पैक्ट के मेंबर हुआ करते थे, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि अभी रशिया का इन्फ्लुएंस यहां पर आए। ये चाहते हैं कि वेस्ट जो है ना वो इनकी सॉवरेनिटी को मेंटेन करने में हेल्प कर देगा। तो इस केस में 3 सीज का कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिसमें एक तरफ तो बाल्टिक ओशन आ गया, एक तरफ एड्रियाटिक सी आ गया, बाल्टिक सी एक तरफ, एड्रियाटिक सी, और एक तरफ आ गया आपका ब्लैक सी। इन तीनों सीज की अगर बात करें तो बोले इन तीनों सीज के बीच में आने वाले कंट्रीज बिल्कुल भी अपनी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। दैट मीन्स ये रशियन इन्फ्लुएंस से दूर रहना चाहते हैं। तो इस चीज को हमें कंसिडर करना होगा कि ये जो कंट्रीज है ना, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, हंगरी, रोमेनिया, यूक्रेन, इनके साथ में हमारी एंगेजमेंट अच्छी खासी है। हम इन कंट्रीज के बारे में भी सोच सकते हैं, इनके बारे में सोचते हुए हमें हमारी पॉलिसी रिव्यू करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, रशिया जो है वो अपनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट को लेकर के अपने कंसर्न्स है वो रेज कर रहा है कि यूक्रेन में अगर वेस्ट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो बोला हमारे लिए सिक्योरिटी चैलेंज हो जाएंगे। बेशक ये लेजिटिमेट है, ये वाजिब बात है रशिया की, पर मुद्दा क्या है कि जिस तरीके से रशिया अपनी खुद के इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है, वो इन्फ्लुएंस क्या वो कंट्रीज चाहते हैं? क्या यूक्रेन चाहता है कि रशियन इन्फ्लुएंस हो वहां पर? इसका आंसर है नो। तो मुद्दा क्या आ जाता है कि सॉवरेनिटी की जब प्रोटेक्शन की बात आए तो वेस्ट के अलावा इन सभी कंट्रीज को, जो सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज है, इनको कोई गारंटी लग नहीं रही है। तो ऐसे में यूरोपियन सॉवरेनिटी जो है उसको मेंटेन करना, जिसको आप फ्रेंच विजन में क्या कह सकते हो, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। दैट मीन्स एक कंट्री अपनी खुद के डिसीजन ले सके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे। अब रशिया तो क्या चाहता है, कहीं ना कहीं लिमिटेड सॉवरेनिटी देना चाहता है, जबकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो तो वो तो सॉवरेनिटी प्रॉपर चाहता है। तो सॉवरेनिटी की गारंटी कौन देगा आपको? वेस्ट। तो इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ ज्यादा मूव चल रहा है सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज का। थर्ड है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए इनको। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यूएस ही दे सकता है, ये मानना है नेटो कंट्रीज का, कि इवन जो नेटो मेंबर्स है ना, उनका भी ये सोचना है कि अगर वॉशिंगटन से हम सेपरेट हो गए ना तो शायद हमें और ज्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। वॉशिंगटन के साथ में जो ट्रीटी है, नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो, बोला उसकी मेंबरशिप हमें कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि यूएस जो है
वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेस्टर्न यूरोप में। तो बोलो वही चीज़, इसीलिए तो नेटो को ज्वाइन करना चाहता है यूक्रेन भी, कि रशिया की टेंशन खत्म हो जाए। नहीं तो आपको पता ही है, कोई ज़माना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जब रूसो जर्मन कॉन्डोमिनियम, दैट मीन्स, हाँ बिल्कुल हाँ, तो इसमें क्या हुआ था कि हिटलर ने स्टालिन से डील कर ली जाकर के, कि भाई चलो ठीक है, मैं पोलैंड पे अटैक करूंगा, आप भी आधा ले लेना, मैं भी आधा ले लूंगा, ठीक है। इस तरीके से 1939 में अटैक डिसाइड होता है। तो हिटलर ने जब अटैक किया ना, तो उस टाइम पे स्टालिन ने कोई एक्शन नहीं लिया था। स्टालिन उस टाइम पे प्रेसिडेंट था यहाँ पे रशिया में। तो इस तरीके से अटैक हो गया। फिर उसके बाद में रशिया तब तक शांत रहा, मतलब रशिया शांत रहने के लिए एग्रीमेंट हो गया, भाई पोलैंड डिवाइड कर लेंगे दोनों, और इधर फ्रांस और यूके दोनों को बर्बाद करने की ठान ली थी हिटलर ने, बर्बाद कर दिया था ढंग से। तो उसका रिजल्ट क्या रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कितना गजब का रहा था ना। तो जिस तरीके से ये कोलेशन क्रिएट हुआ था ना, तो एग्जैक्टली ऐसा ही कोई कोलेशन अगर अब क्रिएट हो जाता है, जिसमें कि वेस्टर्न कंट्रीज को कहीं ना कहीं इशू आए, तो उनको काउंटर करने के लिए, उस तरीके के कोलेशन को कंट्रोल करने के लिए वॉशिंगटन जैसे पावर का प्रेजेंट होना जरूरी है। तो वो कौन गारंटी दे रहा है, नेटो के थ्रू ही तो हो रहा है। तो ऐसे में सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने का जो एक कॉन्फिडेंस है सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज में, वो वेस्ट और नेटो पर है। चौथा पॉइंट यहां पर ही आ रहा है कि वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हीं तरीके से सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज भी है ना, वो भी अपना काम करना चाहते हैं। जैसे यूरोप और यूरोपियन यूनियन और यूएस दोनों पॉलिटिकल वैल्यूज की बात करते हैं। जैसे हम सॉवरेनिटी की, डेमोक्रेसी की, ह्यूमन राइट्स की, इनकी हम बात करते हैं। तो बोले यही वैल्यूज, यही कल्चरल इश्यूज जो हैं, वो सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज भी अपने साथ में करना चाहते हैं। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है कि सेंट्रल यूरोपियन जो है वो क्या है, अपनी खुद की सब रीजनल इंस्टीट्यूशंस बनाना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा कंट्री, रशिया जैसा कंट्री आए और अपनी डोमिनेंस बनाए और अपने खुद के इंस्टीट्यूशंस को इम्पोज करे उन कंट्रीज में। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम हमारी खुद की एक आइडेंटिटी बनाएं। जैसे कि यहाँ पर ये वाइजेगार्ड, ये विजेगार्ड जो है, द विजेगार्ड 4, इसमें 4 कंट्रीज हैं, पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक और स्लोवेकिया। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। विजेगार्ड अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, कौन है ये, सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज हैं। इसमें क्या है, ये चारों कंट्रीज मिलकर के अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा 3 सीज इनिशिएटिव, जिसमें 12 जो सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज, कौन से, जिनमें आप मेनली फोकस करोगे, बाल्टिक सी नॉर्थ में है, एड्रियाटिक सी और ब्लैक सी साउथ में है, उसके बीच में आने वाले 12 कंट्रीज मिलकर के अपनी खुद की एक, कह सकते हैं ना कि 3 सी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास में 5 ऐसे कंसिडरेशन हैं जिनको हमें समझना होगा। और ये जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं जो अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, सॉवरेनिटी रखना चाहते हैं, एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखना चाहते हैं, तो उनको भी हमें समझना होगा। तब अगर ये लड़ाई आउटब्रेक हो जाती है ना, तो उस केस में हमें सोच समझ करके आगे चलने की जरूरत है। और सोचने के लिए 5 पॉइंट्स और हैं। इन 5 पॉइंट्स पर हमें ध्यान देना होगा। और पास्ट के एक्सपीरियंसेस भी हमने देख लिए, ठीक है। तो देखो ये सारे जो ग्रुप हैं अभी हमने देखे, तो ये देखो वेस्ट और रशिया के बीच में कई बार बैरियर का काम भी करते हैं, तो कई बार ब्रिज का काम भी करते हैं। मतलब ये कि वेस्ट और रशिया के बीच में अगर कोई है, तो वो कौन आ गया, सेंट्रल यूरोप। तो ये कभी तो बैरियर का काम करते हैं कि दोनों लड़ ना ले, और कभी दोनों के बीच में ब्रिज का काम भी करते हैं, दोनों को साथ में बिठाने का काम भी करते हैं। तो इस केस में यूरोप की जियोपॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और इससे हम अछूते नहीं है। बेशक हम ज्योग्राफिकली बहुत दूर हैं, पर ज्योग्राफिकली काम नहीं चलता ना आजकल। तो इंटरनेशनली कनेक्टेड हैं हम, ग्लोबली कनेक्टेड हैं हम। तो इस केस में हमारी जो स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट है यूरोप के साथ में, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे जो वैल्यूएबल पार्टनर्स हैं, उनके साथ में हमारी एंगेजमेंट वैसी ही होनी चाहिए जैसा कि हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं, जो कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करें। तो ये एक अलग ही एंगल यहाँ पर हमने समझा, यूक्रेन में इंडिया का क्या एक अप्रोच होना चाहिए। आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट आर्टिकल है वर्क ऑफ डेमोक्रेसी। आर्टिकल को लिखा गया अतुल केशप के द्वारा। ये बेसिकली इंडिया में एम्बेसडर रह चुके हैं यूएसए की तरफ से। तो इनका ये कहना है कि आज वर्ल्ड की सबसे पुरानी और वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज है ना, दोनों एक दूसरे के साथ में है। पेंडेमिक की सिचुएशन में दोनों कंट्रीज ने मिलकर के बहुत हद तक वर्ल्ड को एक हेल्प प्रोवाइड की है, और दोनों के सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, तो चैलेंजेस भी कम नहीं है।
जैसे कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जिस तरीके से राइज हो रहे हैं, जिस तरीके से स्ट्रेटेजिक कंपटीशन देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में इन दोनों कंट्रीज को साथ में आना चाहिए, जिससे कि वर्ल्ड कम्युनिटी के फेवर में काम किया जा सके। और वर्ल्ड कम्युनिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लोगों के लिए और यूएसए के लोगों के लिए अच्छा काम कर सकते हैं दोनों कंट्रीज साथ में जब आते हैं। तो देखो, हमारे गवर्नमेंट, सिटीजन, सिविल सोसाइटी, इनके बीच में एक पॉजिटिव विजन है, वो आगे आ रहा है, एंगेज करना चाहते हैं। दोनों तरफ की जो सोसाइटीज है वो चाहती हैं कि फ्री और सेफर फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए फ्री और सेफर वर्ल्ड क्रिएट किया जाए। इसी चीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं। और डेमोक्रेटिक वैल्यूज तो हम ऑलरेडी सेम मैच होती ही है हमारी। ठीक है, तो एक तरफ जहां यूएसए की इकोनॉमी, जहां पर मतलब लेबर फोर्स की कमी है, ठीक है, और वहाँ पर वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्सेशन दिए जा रहे हैं वीज़ाज में, और दूसरी तरफ इंडिया में हमारे यहाँ पे मार्केट अवेलेबल है, लेबर फोर्स अवेलेबल है, तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो इंडिया और यूएस दोनों इकोनॉमिक कॉपरेशन लगातार बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जिसमें ट्रेड को राइज किया जा सकता है। इसके आगे जितना है उसमें, वैसे तो हमारा अगर टॉप 3 ट्रेड करने वाले ट्रेड पार्टनर कंट्रीज की बात करें तो उनमें यूएस, चाइना और यूएई, ये 3 इंपॉर्टेंट है। तो यूएई के साथ में तो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो ही गया, तो इसी तरीके से हम हमारी एंगेजमेंट यूएसए के साथ के भी राइज कर सकते हैं, या यूएस और इंडिया दोनों साथ में मिलके काम कर सकते हैं। कॉड की मेंबरशिप दोनों के पास में है ही, और कॉड ग्रुप ने क्या डिसाइड किया है, जो स्ट्रेटेजिक ग्रुप है ना, सिक्योरिटी ग्रुप है कॉड, उसमें डिसाइड ये किया गया है कि जो नीडी कंट्रीज हैं उन कंट्रीज को चारों कंट्रीज मिलकर के, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चारों कंट्रीज मिलके अपनी लॉजिस्टिक्स का, अपनी एफिशिएंसी का, अपनी टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज करते हुए अच्छी क्वालिटी के वैक्सीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कराएंगे अफ्रीकन नेशंस को। तो इस तरीके से बोला, पेंडेमिक के क्राइसिस के टाइम पे जिस तरीके से दोनों कंट्रीज के बीच में कोलैबोरेशन देखने को मिला, ग्रुपिंग लेवल पे या फिर बायलैटरल इश्यूज पर भी, तो वो चीज हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, वर्कफोर्स वाली बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। यूएसए में वर्कफोर्स की कमी है, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर मार्केट भी है, वर्कफोर्स भी है, तो वो एंगेज किया जा सकता है। इसके आगे दोनों कंट्रीज को अभी टारगेट करना चाहिए कि हम $500 बिलियन तक हमारा जो ट्रेड है गुड्स एंड सर्विसेज में, उसको राइज कर सकें। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ में मिलकर के जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें अपनी पकड़ बना सकते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसके आगे अगर देखा जाए तो राइटर बता रहे हैं कि डिफेंस, एनर्जी, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, ये ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन पे ज़्यादा से ज़्यादा कोलैबोरेशन दोनों कंट्रीज कर सकते हैं। इनोवेशन की बात करें तो इनोवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज इंडिया में आप खुद देखो कि कितना ज़्यादा इनोवेशन हमारे यहाँ पर आ रहा है, और उस चीज़ में अमेरिकन इन्वेस्टमेंट कोई कम नहीं है। तो ऐसे में दोनों कंट्रीज़ के मिलके लगभग 1.7 बिलियन कंज्यूमर हो जाते हैं अगर पॉपुलेशन मिलाई जाए इंडिया और यूएस की। तो बोला ऑप्शन स्कोप की कोई कमी नहीं है, बहुत है। कॉड की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें ट्रेड पॉलिसी फोरम के तौर पे भी कॉड मेंबर्स जो हैं एंगेज करने वाले हैं, जिसमें आपको पता है जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इन ये सिक्योरिटीज नहीं, हम इंटरनेशनली और इश्यूज पर भी हम इनके साथ में एंगेज कर ही रहे हैं। ठीक है, एक ज़माना था जब 2005 में इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था ना, तो उसको लेकर के बहुत सारी इम्पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात किया जा रहा था। बोला दोनों कंट्रीज़ कैसे एक साथ चल सकते हैं, बट एक जब एग्रीमेंट फाइनल हो गया था ना, न्यूक्लियर डील हो गई थी, उसके बाद में आप देखो दोनों कंट्रीज़ कितने सारे ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दोनों के बीच में जो कन्वर्जेंस है, लीडर्स के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, वो कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, इसी तरीके से आज इंडिया और यूएस 21st सेंचुरी में जो सस्टेनेबिलिटी रखना चाहते हैं, इंक्लूसिव मैनर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ट्रेड पार्टनरशिप एक बहुत बड़ा स्कूप देती है। बस यही ट्रेड के बारे में ज़्यादा बातें की जा रही है ना। दोनों कंट्रीज़ की रिमार्केबल हिस्ट्री रही है, दोनों डेमोक्रेसीज हैं, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लिबर्टी, सेफ्टी, डिग्निटी ऑफ पीपल, इन प्रिंसिपल्स की हम बात करते हैं, इन्हीं पे हम काम करते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम प्रमोट करते हैं। तो ऐसे में हमारे पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, कंपनीज, इनको साथ में आकर के काम करवाना चाहिए। तो बेसिकली पहले तो देखो ये हमारे यहाँ पर यूएसए की तरफ से एम्बेसडर थे डिप्लॉयड। ठीक है, अभी वो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के प्रेसिडेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इंडिया यूएस रिलेशनशिप में फ्यूचर इशू है कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, आगे देखते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल है सेफर इंडिया। आर्टिकल को लिखा है अखिलेश मिश्रा जी ने। देखो अभी रिसेंट एक वर्डिक्ट आया, आपको पता है अहमदाबाद की एक स्पेशल कोर्ट ने 2008 में जो अहमदाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे ना, तो उसमें लगभग 40 से ज़्यादा लोगों को सज़ा दी गई है, जिनमें ज़्यादातर को तो 38 के लगभग या 32 के लगभग लोगों को तो सजाए मौत दे दी और बाकी जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है। तो मुद्दा ये है कि अगर साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल के डेटा को हम इवेल्युएट करें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट, इन 3 एरियाज़ को छोड़ दें तो 2005 से 8 के बीच में, इन तीनों एरिया को छोड़ दो आप, इसके अलावा 2005 से 8 के बीच में लगभग 663 इंडियंस की डेथ हुई थी टेरर अटैक्स की वजह से। जबकि 2014 से अभी तक देखें तो अभी केवल 4 डेथ हुई है और 2016 के बाद में अभी 2022 चल रहे 6 साल, बोले एक भी टेररिस्ट अटैक की वजह से डेथ नहीं हुई है। तो ये डेटा क्या शो करता है कि बोले जिस तरीके से करंट रेजीम ने अपने कदम उठाए हैं टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, उसके रिजल्ट सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। फिर राइटर जो है वो अटैक कर रहे हैं पॉलिटिकली कि भाई यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे सबसे बड़ी गलती जो की गई थी, बोले वो थी 2004 में जो पोटात जो था ना, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, उसको रिपील करना, जिसकी वजह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को एक फ्रीडम मिल गई थी और उन्होंने उस फ्रीडम का पूरा फ़ायदा उठाया। रिजल्ट ये रहा कि 2008 का वो टाइम जिसमें लगातार इतने अटैक्स कंडक्ट किए गए जिसकी हद नहीं है, आपको पता है, जिसमें बेंगलुरु, हमने देखा था एक्सप्लेन पेज पे, बेंगलुरु में, जयपुर में, अहमदाबाद में, मतलब लिस्ट थी वो एक लंबी। 2006 से 2005 से 8, बोले 4 साल लगातार बैक टू बैक बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे टेररिस्ट, और उनमें इंडियन मुजाहिदीन्स, इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी एक्टिविटीज़ एक्सरसाइज की थी। आज के टाइम पे अगर देखें तो इंडियन मुजाहिदीन्स हैं वो कहीं दिखते भी नहीं हैं, ठीक है। फिर अगेन पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं कि समाजवादी पार्टी ने वो कह दिया, वैसे कह दिया, ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सरकार की जो अप्रोच होनी चाहिए वो कुछ ऐसी है जिसमें कि इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिले, सिक्योर फील करें, ठीक है। ये ड्यूटी भी होती है भाई स्टेट की, सीधी सी बात है। तो ऐसे में सरकार के द्वारा जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, उसको अमेंड किया गया और उसमें एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसको और ज़्यादा पावर प्रोवाइड की। आज ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बहुत हद तक अपने कामों में कहते हैं ना सक्सेसफुली काम कर पा रही है। टेरर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अभी भी आपने 2-3 न्यूज़ देखी होगी रिसेंट टाइम में कि कहीं कहीं पर बॉम्ब सीज़ किए गए हैं एनआईए की इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे। इसके अलावा फेक करेंसी सेल्स हैं उनको कंट्रोल, फेक करेंसी सेल दैट मीन्स कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जो फंडिंग मिलती है उसको रोकने में भी एनआईए बहुत हद तक काम कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट में भी जिस तरीके की इंसर्जेंसीज पहले हुआ करती थी उसको बहुत हद तक रोका जा चुका है। आज अगर 2009 के कंपैरिजन में 2020 में देखें ना, तो जो नक्सलिज्म है, कौन सा, ये नक्सलिज्म प्रभावित क्षेत्र जिसको रेड कॉरिडोर भी बोलते हैं, जिसमें आपके छत्तीसगढ़ आ गया, उड़ीसा वाला एरिया आ गया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला एरिया आ गया, झारखंड आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, ये मेजर स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, तो बोला इन एरियाज़ में लगभग 70% तक नक्सलिज्म को रिड्यूस कर दिया गया है। फर्टिलिटी अगर देखें तो 2010 के कंपैरिजन में 2020 तक किसकी, सिविलियन और सिक्योरिटी फोर्सेस की, वो 80% तक रिड्यूस हो गई। इसका मतलब लोग सिक्योर हैं हमारे देश में। अभी आर्म फोर्सेस की बात करें तो आज आर्म फोर्सेस को फ्रीडम है कि पाकिस्तान अगर कहीं पर कोई भी गड़बड़ करे तो आप उनको काउंटर अटैक दो, जवाब दो। कहने का मतलब ये कि कोई ज़माना था जब केवल और केवल सरकार इतना कह देती कि हम कड़ी निंदा करते हैं, बोले अब कड़ी निंदा नहीं होती, अब जवाब दिया जाता है। टेररिस्ट फाइनेंसिंग को लेकर के G20 मीटिंग्स में लगातार आवाज़ उठाई गई इंडिया के लिए कि टेरर फाइनेंसिंग को रोको, टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए हमें काम करना चाहिए। तो G20 कंट्रीज अब साथ में काम करते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में तो ऑलरेडी पाकिस्तान को डाला जा चुका है। अब जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये डर भी है कि कहीं उसको ब्लैक लिस्ट ना कर दे, कारण कि वहाँ पर टेरर फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा होती है। आज इंडिया की बात करें तो इंडिया में पेंडेमिक के टाइम पर भी लगभग $80 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया है। तो उसके पीछे कारण क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी।
आज वर्ल्ड की जो बड़ी इकोनॉमीज में देखें तो इंडियन इकोनॉमी ही सबसे ज़्यादा स्पीड से प्रोग्रेस करती हुई दिखाई दे रही है। ये बात आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा कही जा रही है। इवन जो पेंडेमिक का टाइम था उस टाइम में लगभग 1 साल के अंदर 42 यूनिकॉर्न कंपनीज के तौर पे इमर्ज होकर आई 42 कंपनियां, मतलब जिनकी वर्थ कितनी हुई $1 बिलियन से ज़्यादा। तो ओवरऑल पॉइंट क्या है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर होती है, और एक डेस्टिनेशन जब सेफ एंड सिक्योर होता है ना तो वहां पर इन्वेस्टमेंट भी आता है, तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी आती है। तो इसी चीज के लिए स्टेट की ड्यूटी भी यहां पर बनती है कि वो अपने लोगों को और अपने देश को सेफ रखें। तो ये है अ सेफर इंडिया। ठीक है जी, तो इस डिस्कशन में जो भी आर्टिकल्स थे उनको हमने ले किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।